नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। हमारी ऐसी पेशकश जहां पर हम बाजार की चाल आपको समझाते हैं ताकि आप अपने लिए मुनाफे की रणनीति अपना सकें। और हमेशा की तरह मेरे साथ बाजार के एक दिग्गज इस शो में शामिल होते हैं। तो आज स्वागत करते हैं कैनरा बैंक के हेड ऑफ इक्विटीज श्रीदत्त भानवलदार का। श्रीदत्त, स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। बेहद खास पेशकश जहां पर आप पहले भी शिरकत कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त समय और था, माहौल अलग था, और अब भी समय अलग है, माहौल बहुत ज्यादा अलग है। तो कैसा महसूस हो रहा है? आखिरकार बारिश होनी शुरू हो गई और मानसून को लेकर जो चिंताएं थी शिद्दत, उसकी छटा जो है मेरे ख्याल से बिल्कुल हट गई है। चिंताओं के बादल हट गए हैं। कैसे देखते हैं? थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। मॉनसून स्टार्ट तो हुआ है, बट अभी भी एटलीस्ट इनिशियल चिंता तो कम हुई है। बट अभी भी जो एवरेज के बिलो है रन रेट, वो थोड़ा चिंता का विषय है। बट एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन यही है कि जुलाई और अगस्त में काफी सारा कैचअप होगा। अल्दो इल नीनो है तो इस साल एवरेज से बारिश कम होगा, बट एज लॉन्ग एज डिस्ट्रीब्यूशन अगर ठीक रहे अक्रॉस द स्टेट्स। सी इंडिया में होता ये है कि इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ रेन, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन विच मैटर्स, विच मीन्स किस तरीके से वो फैला हुआ है अलग अलग स्टेट्स में, कितना डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है अक्रॉस द स्टेट्स, दैट मैटर्स मोर। और हमारा फोकस तो वही है। सो जैसे इंडिया को एक्चुअली 36 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है मॉनसून के हिसाब से। वो 36 डिविजन्स में कैसा बारिश हो रहा है, कितना डिविजन्स में अबव एवरेज, कितना डिविजन्स में बिलो एवरेज, दैट मैटर्स मोर देन जस्ट एब्सोल्यूट रेन। So far so good. It has been at least start after a very dry June. तो महंगाई को लेकर चिंताएं क्या खत्म हो चुकी हैं पूरी तरह से इसको देखते हुए, या आपको लगता है कि अब ऐसा नहीं है कि चिंताएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ, आने वाले कुछ समय के लिए शायद टल जरूर गई हैं? क्या कहेंगे? चिंताएं कम तो जरूर हुई है, क्योंकि हाँ। अगर आप ग्लोबल या डोमेस्टिक इन्फ्लेशन देखो तो इवन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में हमारा नंबर धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। लास्ट नंबर जो था वो निगेटिव, आई मीन पॉजिटिव साइड पे सरप्राइज किया इन्फ्लेशन ने। सो चिंताएं तो क्लियरली कम हो रही है, और उसका रीजन भी ये है कि जनरली जो कमोडिटीज है या ऑयल प्राइसेस है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। फुली अभी भी कमोडिटी प्राइसेस आपके इन्फ्लेशन में पास नहीं हुई है, बिकॉज वो टाइम लेती है पास होने में। एटलीस्ट कंज्यूमर इन्फ्लेशन में, जो होलसेल इन्फ्लेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन, उस तरफ तो पास हो गया है। बट जो रिटेल इन्वेस्टर होता है आपके लिए और मेरे लिए ग्राउंड पे, उसमें पूरी तरीके से जो डिक्लाइन हुआ है वो अभी तक आया नहीं है। तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आगे चल के भी आएगा। सो क्लियरली चिंताएं तो कम हुई है, बट एट द सेम टाइम मॉनसून कैसे रहता है पूरी तरीके से एज यू गो इनटू अगस्त एंड, प्रॉब्ली टुवर्ड्स द अगस्त एंड, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि आपका वाइल कमोडिटी साइड वाला या ऑयल एंड गैस साइड वाला इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इसका मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन आपका कम होगा प्रोडक्शन साइड में। बट आपका सेम टाइम पे अगर फूड इन्फ्लेशन में अगर मॉनसून कम हुआ तो थोड़ा फूड में प्रेशर आ सकता है, एटलीस्ट डोमेस्टिकली। तो वहां पे थोड़ी चिंता अभी भी है। बट जनरली ओवरऑल नंबर्स जो अभी आरबीआई ने प्रोजेक्ट किए हैं उनमें ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई चिंता की, बहुत बड़ी चिंता की वजह है। सिर्फ यही है कि अगर डाउन साइड बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन में आया तो आरबीआई इंटरेस्ट कट कर पाएगा जल्दी से, वो एटलीस्ट अभी तक नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। क्या वो इसीलिए भी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी भी ग्लोबल अनिश्चितताएं बरकरार है? क्या है ग्लोबल ट्रिगर्स जो चिंता में हमें और डाल सकते हैं? सो क्लियरली आपने ये चीज बराबर बोली है कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो है वो दे आर नॉट ओनली डिसाइडेड बाय डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, ऑल्सो दे आर डिसाइडेड बाय कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कैसे है, यूरोप में इंटरेस्ट रेट्स कैसे है, और ग्लोबली इन्फ्लेशन कैसे प्ले आउट हो रहा है। क्योंकि अदरवाइज करेंसी में प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपने इंटरेस्ट रेट काट दिए तो वहां पे चिंताएं अभी भी बनी हुई है। मेरा जो अनुमान है कि यूएस में तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी डिसेलरेशन मोड में चला गया है, तो यूएस में अभी चिंताएं काफी कम हो रही है इन्फ्लेशन पे, इंटरेस्ट रेट्स पे। यूरोप में अभी भी थोड़ा सा पेन है। अगर आप मुझे पूछो कि ग्लोबल साइड में अभी भी बड़ी चिंता क्या है, तो मुझे लगता है कि 2 या 3 बड़ी चिंताएं थी। अगर आप लास्ट 2-3 साल देखो तो पहले तो कोविड था, उसके बाद में आपके सप्लाई चेन चैलेंजेस थे, उसके बाद में उसके वजह से जो इन्फ्लेशन आया वो चैलेंजेस था, और इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट चैलेंज था। आई थिंक ये
एंड उसके बाद में जो वॉर हुआ उसके वजह से जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस आए। तो मुझे लगता है बाकी चिंताएं तो कॉन्टेक्चुअल है और धीरे धीरे कम हो रही है, बट जो जियो पॉलिटिक्स वाला एंगल है वो अभी भी थमने का आसार नहीं लग रहे हैं। और इसमें एक नए ग्रुप बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, एंड दैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर एविडेंट, जहां पे कि वेस्टर्न वर्ल्ड एक साइड पे है और चाइना रशिया some part of Middle East they are going in the other direction. So इसकी चिंता इसलिए है क्योंकि जब ऐसे ग्रुप इतने स्ट्रांग बनते जाते हैं और उसका एक बार हमने उसका आउटकम देख लिया है, जो वॉर हुआ, जो एटलीस्ट हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 21st सेंचुरी में इतना बड़ा ग्रुप रशिया वर्सेस इफेक्टिवली यूरोप इज द वॉर, करेक्ट, और रशिया वर्सेस यूएस इज द वॉर व्हाइल इट इज कॉल्ड एज रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये वॉर होगा, बट वो हुआ है तो ये फ्लेयर अप्स कहीं भी हो सकते हैं। आई थिंक वो अभी भी मुझे तो लगता है कि दैट इज द बिगेस्ट रिस्क ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट आल्सो, अपार्ट फ्रॉम जस्ट ग्रोथ मॉडरेशन या जो ग्रोथ स्लो डाउन होगा उस। बाजार की पार्टी की बात करते हैं तो बुल्स की पार्टी आपको लगता है कि और अब बरकरार रह सकती है या नियर टर्म कंसोलिडेशन की ओर बाजार थोड़ा सा रुख कर चुका है? क्या कहेंगे, कैसे एनालाइज करते हैं आप? यदि मार्केट में हमेशा ही ऐसा होता है कि काफी बार जब लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा फ्रंटिंग और रिटर्न होता है और उसके बाद में कंसोलिडेशन होता है। सो अगर आप इफ यू स्टेप बैक एंड थिंक, 3 महीने पहले किसी को भी 3-4 महीने पहले किसी को भी नहीं लग रहा था कि मार्केट में सडनली 10-12-15% रिटर्न बन जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी दैट यू आर टेकिंग। बट वो सिंस एक्सपेक्टेशंस वर नॉट देयर, वो रिटर्न्स आ गए हैं। थोड़ा सा फ्रंटिंग तो जरूर हुआ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट भी है, तो कंसोलिडेशन भी होगा। बट हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है, जो अर्निंग्स ग्रोथ है, वो इम्प्रूव एट द मार्जिन हो रहा है कि नहीं, वो स्टेबलाइज एट द मार्जिन हो रहा है कि नहीं। और दूसरा जो फैक्टर होता है मार्केट के लिए कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का रिस्क धीरे धीरे करके कम हो रहा है कि नहीं, ये दोनों जो पैरामीटर्स है, एक की ग्रोथ का जो डिक्लाइन हो रहा था बीच में वो रुक गया है पहली बार। दूसरा नेक्स्ट 2 साल के लिए ग्रोथ का एस्टिमेट जो है काफी प्रैग्मेटिक है अभी एज कंपेयर टू वेयर वी वर 18 मंथ्स बैक। और सेकंड ये है कि ग्लोबल inflation interest rates hopefully has started moving, particularly the US one has started moving in the other direction. Both these factors are good for market. दोनों ये जो चीजें हैं, in declining interest rate environment, or as long as we can hold on to our earnings growth of whatever projected earnings growth is, ये दोनों चीजें जनरली मार्केट के लिए अच्छी होती है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आपके मुताबिक थोड़े से ओवरवैल्यूड हो गए हैं और कौन कौन से हैं जो अंडरवैल्यूड हैं फिलहाल? Rather than overvalued and undervalued, let me actually change the question and say कहाँ पे expectation relatively कम है और कहाँ पे expectations relatively ज्यादा है। Okay, so अगर आप देखो तो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल पार्ट ऑफ मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थोड़े बढ़ गए हैं, जो कि स्टॉक्स काफी अच्छे आउट परफॉर्म किए, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। सो वो एक बकेट है जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस काफी है। हॉस्पिटल होटल्स में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लोगों का ज्यादा है। लोअर एंड एनबीएफसीज में लोगों का एक्सपेक्टेशंस थोड़ा ज्यादा है। सो ये 3-4 स्पेसेस है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोगों के थोड़े एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक में प्रॉब्लम होगा या कोई एब्सोल्युटली डिस्प्रोपोर्शनेटली ओवर वैल्यूड है, बट वहां पे थोड़े से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। दूसरी तरफ है आपका लार्ज कैप आईटी है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम है। लार्जली barring 1 or 2 name in FMCG, the expectations are very benign. Consumer discretionary में again barring few names, expectations are fairly benign. Banks again, large banks में I think expectations are fairly benign, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने टॉप लाइन ग्रोथ या क्रेडिट ग्रोथ कम पकड़ा है, निम कॉम्प्रेशन भी पकड़ लिया है। सो इस तरीके से आई थिंक लार्जली मार्केट इज पोजीशनड इन टर्म्स ऑफ कहाँ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और कहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रिलेटिवली मोर बिनाइन है। श्रीदत्त, वैसे तो इस सवाल का जवाब अभी देना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर मैं सवाल पूछना चाहूँ तो लोकसभा इलेक्शंस देखिए अब आने वाले हैं और दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि समय अब नजदीक आता जा रहा है। अब बाजार में रनअप इसको लेकर कितना देखते हैं आप? बाजार वो एक फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स मैटर करती है, बट आई डोंट थिंक बाजार सिर्फ वही चीजों पे देख रहा है। बाजार तो फंडामेंटली तो इसी चीज पे फोकस है कि भाई ग्रोथ कहाँ पे और वैल्यूएशन कहाँ पे है, और नेक्स्ट 2-3 साल का ग्रोथ किस तरफ जाने का बेसिकली रुझान है। वही फैक्टर्स पे मार्केट फोकस्ड है।
एज फार एज गवर्नमेंट एंड इलेक्शन इज कंसर्न, आई थिंक ऐसा मुझे लगता है कि जनरली कोई भी डिसीजन मेकर है और आज कंसेंसस अगर यही है कि यही गवर्नमेंट वापस आएगा, और दैट इज द कंसेंसस टुडे, तो जिसे भी बेसिकली आना है मार्केट में, एटलीस्ट फॉरेनर्स के लिए, उनके लिए जनरली ये बेटर रहेगा कि वो मार्केट में पहले आ जाए, एंड दैट इज व्हाई प्रॉब्ली आल्सो you have started seeing the basically reversal of flow apart from the basic fundamental earnings growth getting neutral to positive zone gradually. So हम तो इलेक्शन को उस तरीके से देख रहे हैं. इलेक्शन इटसेल्फ कैन ओनली सरप्राइज यू. फॉर एग्जांपल आज कंसेंसस है कि यही गवर्नमेंट वापस आएगा, और अगर ये गवर्नमेंट नहीं आया तो देन इट इज अ बिग चेंज इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच यू आर ऑपरेटिंग. तब आपको एक रिस्क हो सकता है नियर टर्म एटलीस्ट.